हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2। मतलब पिछला लेक्चर में तो हम लोग मेटेलॉइड तक पढ़े थे, लेकिन उसका एग्जाम्पल छोड़ चुके थे, मतलब एग्जाम्पल के ऊपर बात नहीं किए थे। तो सबसे पहले उसके एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या होगा ध्यान देंगे। अब जैसे मान लेते हैं मेटेलॉइड है, तो मेटेलॉइड क्या होता है मैंने उस दिन बता दिया था कि बेसिकली मेटेलॉइड होता क्या है। एक मिनट, मैंने उस दिन डिस्कस किया था कि मेटेलॉइड होता क्या है। तो समझते हैं जरा फिर से मेटेलॉइड क्या होता है। देखो बेटा, जो मेटेलॉइड होता है मैंने बताया था कि इसको इसके लिए क्या करना है, दिमाग में बस एक बात आना चाहिए, मेटल प्लस नॉन मेटल। जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी रखेगा वो हमारा मेटेलॉइड होता है, इसको उपधातु कहते हैं। अब जैसे हमारा आर्सेनिक है एस, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ये सब हमारे क्या होते हैं, मेटेलॉइड होते हैं। क्या होते हैं, मेटेलॉइड होते हैं। अब एक खास बात यहाँ पर ये है कि बहुत सारे बुक में क्या करता है, बोरॉन लिख के आ जाता है। क्या लिख के आ जाता है, बोरॉन बी। तो लेकिन ये बात हमको ध्यान देना है कि जो बोरॉन होता है ये नॉन मेटल होता है। क्या होता है, बोरॉन नॉन मेटल होता है। जब हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं एन टाइप पी टाइप, तो वहां पर बोरान का यूज करते हैं सेमीकंडक्टर में, लेकिन बोरान हमारा जो होता है वो मेटलॉइड नहीं होता है। बोरान जो हमारा होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है। और जो सिलिकॉन होता है ये भी हमारा सेमीकंडक्टर के तौर पे ऐसे यूज होता है, तो सिलिकॉन को भी मेटलॉइड कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसको ध्यान देना है। आगे चलते हैं। तो मेरे हिसाब से मेटल नॉन मेटल क्लियर हो गया होगा। अब जरा बात करते हैं, छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी है। अगर हमारा ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होगा तो हमको जैसे लाभ कंजर्वेशन, लाभ केमिकल कॉम्बिनेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें लाभ कंजर्वेशन, मास है, एनर्जी है, फिर गैलुसेकला है, तो ये सब समझने में आसानी होगा। तो इन सब आसान भाषा में समझ में आ जाए तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी है, जैसे हमारा मास है, वेट है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनको समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखो मास क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखा, यहाँ पे लिखा गया है मास है। सबसे पहले तो हमको ये ध्यान देना है कि मास को स्मॉल एम से यानी स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी भी सब्सटेंस का मास क्या होता है, सबसे पहले इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो किसी भी सब्सटेंस का मास क्या होगा, जो मैटर में उसका अमाउंट होगा उसे हम लोग मास कहते हैं। अब जो मास होता है वो कभी बदलता नहीं है, वो फिक्स होता है, वो फिक्स होता है। लेकिन अगर हम वेट की बात करेंगे तो वेट क्या होता है, उस सब्सटेंस पे लगने वाला ग्रेविटी होता है, उसे वेट कहते हैं। और जो वेट होता है वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, वो चेंज होता रहता है। जैसे ये यहां पर अगर इसको छोड़ा जाए ऐसे, तो ये तुरंत क्या आ जाएगा, ऐसे नीचे आ रहा है। तो नीचे गिरने का मतलब क्या है, ऐसा कोई ना कोई फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा है जिसके कारण इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये उसका वेट हो जाएगा। और वेट जो होगा वो बदलता रहता है पोजीशंस के हिसाब से, लेकिन मास चेंज नहीं होता, वो फिक्स होता है। तो अगर हम मास की बात करेंगे तो जो मास ऑफ सब्सटेंस होता है, मास ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इट इट। तो इसका मतलब यही है कि जो मास होता है उसके अमाउंट को बताता है, जबकि जो वेट होता है वो ग्रेविटी में आता है। क्यों, क्योंकि जो ग्रेविटी लगेगा उसी को हम लोग वेट बोल रहे हैं। देखो वेट इज द फोर्स exerted by gravity on an object, किसी ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटी लगता है उसी को हम लोग वेट बोल रहे हैं। अब एक खास बात यह है कि जो एसआई यूनिट होता है मास का वो किलोग्राम होता है, ये तो सबको पता होगा, इसको शॉर्ट में केजी लिखते हैं। लेकिन अब 1 केजी बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम लेबोरेटरी में क्या करते हैं, कोई कंपाउंड वगैरह तौलते हैं, जब उसका वेइंग किया जाता है, जैसे हम लोग ऑक्जेलिक एसिड या मोहर साल्ट का टाइट्रेशन करेंगे, उसका जब 250 यानी 250 ml का जब सोल्यूशन बनाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के थ्रू, क्या करते हैं जब टाइट्रेशन करते हैं तो वहां पे जो ऑक्जेलिक एसिड हो गया या मोहर साल्ट हो गया, उनका जब वे किया जाता है, उनको जब तौला जाता है तो ग्राम में करते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो ग्राम देख रहे हो ना, ग्राम एक छोटा यूनिट है, किलोग्राम तो बड़ा यूनिट हो गया, तो ग्राम का यूज हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं एक्सपेरिमेंट के टाइम पर। अब ऐसा तो है नहीं कि 1 केजी साल्ट ले लेंगे, उसको तौलेंगे, उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऐसा नहीं होता। ग्राम में छोटा छोटा क्वांटिटी में लेकर के उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलो इतना क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं जरा। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। जो भी हमारा सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, सीधा सीधा
हमारा सब्सटेंस जितना स्थान घेरेगा, जितना स्पेस लेगा, वही उसका वॉल्यूम होगा। छोटा सा डेफिनेशन है, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस जितना स्थान घेरेगा वो उसका वॉल्यूम होगा। अब इसका यूनिट क्या होता है? लेंथ क्यूब होता है। क्यों? आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे लेंथ के पावर में 3 लगा दिए। अब इसको लिखने का तरीका है अलग अलग होता है। अब देखो एक खास बात और है, 1 लीटर को हम लोग 1000 ml भी लिख सकते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, या 1 डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, या फिर तुम इतने को बोल सकते हो, या फिर 1000 ml, 1000 सेमी क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब। इसको हम लोग 1 लीटर के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो या तो ये लिख लो, 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 बात वही है। तो इनको ये लिखने का अलग अलग तरीका है, तो इनको अलग अलग तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। आगे चलो, देखो अब जरा डेंसिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो इतना पता चल गया, मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, वेट को w से, स्मॉल w है, वॉल्यूम को v से। आगे चलते हैं। अब डेंसिटी जो है ये हमारा क्या होता है? डेंसिटी दरअसल हमारा क्या होता है? स्मॉल d होता है। 1 मिनट यार, थोड़ा सा इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए चलते हैं। अब देखिए डेंसिटी के बारे में जरा समझते हैं। डेंसिटी क्या होता है? यहाँ पे सबसे पहले तो ये हमको जानना जरूरी है कि डेंसिटी को हम लोग स्मॉल d से रिप्रेजेंट करेंगे। डेंसिटी जो होता है किसी सब्सटेंस का, वो अमाउंट जो होता है, मास जो होता है पर यूनिट वॉल्यूम में, उसको बताता है। मतलब एक फॉर्मूला हमको याद रखना है, डेंसिटी बराबर m/v, जिसे हम लोग बचपन में पढ़े थे। बचपन में क्या यार, 6वीं या 7वीं में पढ़ाया जाता है, या आजकल तो साइंस बहुत पहले ही जाता है, चला स्टार्ट हो गया है। तो डेंसिटी मतलब होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे में आयतन, d बराबर m/v होता है। अब जो d हमारा घनत्व है, अगर हम इसका SI यूनिट पता करें तो कैसे चलेगा? तो मास जो है यहाँ पे m जो है द्रव्यमान, इसका मात्रा क्या होता है? किलोग्राम होता है SI में, अभी अभी बताया भी गया, 1 kg बताया गया, किलोग्राम होता है। वॉल्यूम जो हमारा होता है, वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब। लेंथ को मीटर क्यूब यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर SI यूनिट मास का कितना हो जाएगा? यहाँ पे kg लिख लेंगे। लेंथ के लिए जो हमारा जो वॉल्यूम है ये मीटर क्यूब हो जाएगा। तो तुमको कुछ करना नहीं है, किलो तो वैसे ही रहेगा, ये मीटर क्यूब जब ऊपर में जाएगा तो -3 लग जाता है। अब इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, जैसे लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करना हो तो जैसे शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं? kg को ग्राम लिख लेंगे, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर इनवर्स लिख लेंगे। यहाँ पे जो मीटर इनवर्स है 3, ये जो यहाँ पे है मीटर के पावर में -3 है, तो सेंटीमीटर के पावर में -3 लिख लेंगे, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में तो भाई बदल सकते हैं ना, तो इसको ध्यान देना है। आगे चलते हैं। अब जरा बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। अब जरा बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। देखो जो टेम्परेचर होता है, इसको मेजर करने का 3 हमारे पास तरीका होता है। टेम्परेचर को 3 स्केल होता है। एक होता है डिग्री सेल्सियस, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट, तीसरा होता है केल्विन। तो ये तो टेम्परेचर को मेजर करने का तरीका हो गया। अभी मैं तुमको दिखाता हूं कुछ, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो। ये देखो यहाँ पर देख रहे होगे, जैसे अगर हम मान लो कभी वॉल्यूम को मेजर करना चाहते हैं तो किस किस ऑपरेटर से कर सकते हैं। तो जैसे वॉल्यूम को नापने का जो तरीका देखो, ब्यूरेट है, ब्यूरेट कुछ ऐसा दिखता है। अब मेरे पास तो ये है नहीं भाई साहब, ये तो लेबोरेटरी में मिलेगा, जैसे तो लेबोरेटरी में तो हमारे पास तो है नहीं, तो मैं तुमको दिखा देता। अब जो बुक में बना वही है, हालांकि कभी अगर लेबोरेटरी में जाऊंगा तुम लोगों को जरूर दिखाऊंगा। ये देखो ब्यूरेट है, ये हमारा पीपेट है, और ये देख रहे हो, ये इसको तो देखे ही होंगे कम से कम, इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बोलते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये इन सब से क्या कर सकते हैं? वॉल्यूम को मेजर करते हैं। और ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है, यहाँ पर एक निशान लगा होता है, मार्क लगा होता है। तो अगर यहाँ तक पूरा वाटर भरोगे तो 250 ml का होता है। तो यही सब चीजें हैं जिससे मेजर किया जाता है। तो इसी तरीके से टेम्परेचर को भी नापा जाता है। तो टेम्परेचर को मेजर करने का 3 तरीका होता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब बुखार हमको आता है तो ऐसा क्या रीजन है? जैसे मान लो बुखार आ गया, तो बुखार आने पर जैसे क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो बाहर वाली बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। अब ऐसा नहीं कि इंटरनल टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ता है।
एक्सटर्नल टेम्परेचर अप या डाउन होने पर ये प्रॉब्लम हमको होता है। अगर थोड़ा डाउन हो जाएगा तो ठंडा देकर के बुखार आता है, और अगर ज्यादा हो जाता है तो बहुत ज्यादा गर्मी होता है, सर दर्द करता है, इस ऐसा हमको बुखार आ जाता है। तो हाई टेम्परेचर में कभी कभी ब्रेन में बहुत ज्यादा वो हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है, तो ये मतलब इसमें क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो फीवर होता है, बुखार, ये कोई रोग वगैरह नहीं है, ये एक टाइप का सिम्टम यानी लक्षण है जिसमें बॉडी टेम्परेचर हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बॉडी टेम्परेचर को कम करने के अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। तो जब तुम वहां पे जाते होगे तो एक थर्मामीटर होता है जिसको थर्मोमीटर कहते हैं, तो उससे क्या करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता है, मेजर किया जाता है। अब देखो खास बात ये है कि जैसे हम जाएंगे अगर बॉडी टेम्परेचर नापेंगे तो बोल देंगे 100 डिग्री सेल्सियस बुखार है, तो वो जो बताया जाता है वो डिग्री सेल्सियस में नहीं होता है, वो फ़ारेनहाइट में होता है। डिग्री में तो ज्यादा हो जाएगा, 100 पे तो वाटर बॉयल हो जाता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उतने पे तो वाटर बॉयल हो जाता है, तो खून का तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ उड़ के चला जाएगा। तो इसको ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। तो इसी तरीके से टेम्परेचर को मेजर करने के 3 स्केल हैं, एक है डिग्री सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा है केल्विन। अब देखो यहाँ पे कुछ बनाया गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा बनाऊं उसके बाद समझाऊं। देखो इसमें है कुछ नहीं, थोड़ा सा मैं बना देता हूं उसके बाद समझाता हूं। तो तब तक तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं। चलो, तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो अब टेम्परेचर के बारे में जरा समझते हैं। तो टेम्परेचर को मेजर करने का 3 तरीका हो गया, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ठीक है। अब इसमें खास बात यह है कि जैसे मान लो जो डिग्री सेल्सियस होता है इसमें तो वैल्यू नेगेटिव में जाता है, लेकिन केल्विन में नहीं जाता। अब जैसे तुम सुने होगे जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ वगैरह गिरता है, जहाँ पे ठंडा पड़ता है, तो वहां पे क्या बोला जाता है, आज टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस, आज टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस। और जो आर्मी के लोग होते हैं वो तो बहुत ज्यादा यार कम टेम्परेचर में रहते हैं, वहां तो माइनस में टेम्परेचर चलता है, तो समझ सकते हो वहां पे कितना ज्यादा ठंड पड़ता होगा। और 0 डिग्री सेल्सियस पे तो हमारा जो पानी होता है वो पूरी तरीके से बर्फ में बदल जाता है। तो अगर कभी पूछा जाए कि जो हमारा आइस यानी बर्फ होता है या जल होता है, जल का फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक बिंदु कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री जब टेम्परेचर पहुंचता है पानी का, तो पानी धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि मैक्सिमम जो डेंसिटी होता है वाटर यानी पानी का, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इस बात को ध्यान देना, इस बात को ध्यान देना। अगर कभी पानी और बर्फ में पूछ लिया जाए किसका आयतन यानी वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो भाई साहब बर्फ का वॉल्यूम ज्यादा होता है और वाटर का वॉल्यूम कम होता है। और एक खास बात तुमको ये भी याद रखना है कि जो हमारा D इज इक्वल टू M/V होता है, तो इसमें क्या क्या इसका मतलब होता है। जैसे अब D हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा M के, लेकिन हमारा जो D है वो रेसिप्रोकल होगा V के रेसिप्रोकल होगा। तो इसका मतलब जरा समझते हैं। देखो अगर तुम्हारा डेंसिटी अगर बढ़ रहा है तो तुम्हारा मास यानी द्रव्यमान बढ़ेगा, अगर तुम्हारा द्रव्यमान बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारा डेंसिटी अगर बढ़ रहा है तो उस केस में तुम्हारा जो वॉल्यूम यानी आयतन होगा वो कम होगा। तो जैसे अब मान लो मैंने बोला 4 डिग्री सेल्सियस पर H2O का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब ऐसा इसलिए मैंने बोला क्योंकि जो 4 डिग्री पे जो होता है वाटर जो होता है वो धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे बोलते हैं वाटर का घनत्व ज्यादा होता है, डेंसिटी ज्यादा होता है। अब जैसे मान लो कोई झील वगैरह है या फिर जो झील होता है वो देखते हो हमेशा ऊपर से जम जाता है लेकिन नीचे से पानी रहता है, और नीचे उस पानी में क्या होता है, मछली, मेढक, जो भी मतलब पानी में रहने वाले हमारे एनिमल होते हैं, स्पीसीज होते हैं, वो जिंदा होते हैं, मरते नहीं है। तो इसका रीजन क्या है, देखो समझाता हूं। जैसे मान लो ये कोई तालाब है, इस तालाब में पूरा पानी भरा है। अब इसमें जो भी हमारे जो एनिमल रहते हैं पानी में वो इसमें होंगे। तो अब क्या होगा, जब हमारे इन्वायरमेंट में जो हमारे आसपास का जो क्लाइमेट है, जब इसका टेम्परेचर गिरेगा, तो मान लो टेम्परेचर 4 डिग्री पे आ गया, तो जब 4 डिग्री पे टेम्परेचर आएगा तो धीरे धीरे पानी जमना स्टार्ट होगा। तो अब जमता कब है, देखो ध्यान से ये समझो,
तो अब जमता है पानी, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि पानी ऊपर से जमता है कि पानी नीचे से जमता है। जैसे मान लो कटोरे में अगर पानी लिया जाए तो उस कटोरे में पानी जो जमेगा वो नीचे से जमता हुआ आएगा कि ऊपर से जमता हुआ आएगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो ध्यान देने वाली बात है कि जब कटोरे में पानी लेंगे तो पानी ऊपर से जमता हुआ आता है, नीचे से नहीं जमता है। या कटोरे में लो या किसी भी चीज में लो, या फिर मान लो तालाब का पानी है तो तालाब का पानी क्या होगा, वो ऊपर से जमता है। तो जैसे ही टेम्परेचर गिरेगा हमारे क्लाइमेट का तो पानी ऊपर से जमना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्यों ऊपर से जमता है, क्योंकि पानी का ऊपर वाला लेयर हमारे ठंडे क्लाइमेट के संपर्क में पहले आता है, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे जमना स्टार्ट हो जाता है। तो अब मान लो ऊपर से जम गया, तो ऊपर से जम गया तो नीचे भी अभी भी पानी है, तो उसमें जो भी एनिमल रहेंगे उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता रहेगा, वो जिंदा रहेंगे। और खास बात यह है कि जब ऊपर से जम जाता है, ऊपर से जम जाता है तो नीचे से पूरा क्यों नहीं जम जाता है, तो पूरा इसलिए नहीं जम पाता है कि जब वो ऊपर से जम जाएगा बर्फ बन जाएगा, और बर्फ क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। मतलब नीचे का जो पानी का हीट है वो ऊपर जाने ही नहीं देगा और पानी गर्म बना रहेगा। बर्फ हमारा रेजिस्टेंस का काम करता है, इसको ध्यान दे लो। और ये भी सुन लो कि तुमको लगता होगा कि बर्फ बहुत ठंडा होता है, लेकिन बर्फ बहुत गर्म होता है। अगर इस पे रख दोगे हाथ पे लंबे समय तक तो ये पूरा हाथ जला देगा। तो ये जानकारी तुम लोगों को पता होना चाहिए। अब चलो जरा जरा से हमें समझते हैं। तो इसलिए तुम क्या करोगे, जब बर्फ को पानी में फेंकोगे तो बर्फ पानी में डूबता नहीं है, वो तैरने लगता है। क्यों, बर्फ का वॉल्यूम ज्यादा होता है, उसका डेंसिटी कम होता है। तो एक बात ध्यान दे लो, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर यानी पानी का डेंसिटी ज्यादा होता है। तो यही रीजन है कि जो बर्फ होता है वो पानी पे तैरता है, क्योंकि पानी का डेंसिटी ज्यादा होता है, वॉल्यूम कम होता है। लेकिन बर्फ का जो वॉल्यूम ज्यादा होता है, डेंसिटी कम होता है भाई साहब, इसलिए तैरता है। लेकिन एक खास बात, अगर उसी बर्फ को तुम दारू में डाल दोगे तो डूब जाएगा, क्योंकि दारू से ज्यादा जो घनत्व डेंसिटी होता है वो बर्फ का होता है। अब जैसे फिल्म वगैरह में देखोगे साउथ का मूवी, तो उसमें क्या करते हैं, जब कॉकटेल पीते हैं तो आइस क्यूब लाते हैं, उस आइस क्यूब को क्या करेंगे, दारू के गिलास में डाल देंगे, तो देखते हो दारू डूब जाता है। तो इससे ये पता चला कि मतलब डेंसिटी जो होता है आइस का वो ज्यादा होता है दारू के कंपेयर में। तो इसको भी ध्यान देना है, ये नहीं कि एक ही कॉन्सेप्ट हर जगह लगाना है, हर जगह अलग अलग कॉन्सेप्ट लगता है, तो उसको सोचना समझना पड़ता है। तो इसको ध्यान देना तुमको जरूरी है कि कहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। मेरे हिसाब से ये तुम्हारा बात क्लियर हुआ होगा। तो अब पता चल गया, आगे चलते हैं। अब जरा इस पे बात करते हैं, ये जो बनाया गया है जरा इस चार्ट के ऊपर बात करते हैं। अब जैसे मान लो अभी तो ठंडी का मौसम है ही, मतलब अभी देख ही रहे थे कितना ठंडी कोहरा पड़ रहा था। तो मान लो जैसे अब ये कोई पाइप है, मान लो ये कोई पाइप है, तो इस पाइप में से क्या मान लो H2O निकल रहा है, इधर से जा रहा है इधर से निकल रहा है। तो इस केस में क्या होगा, मान लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो गया, जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ये जो आइस है क्या करेगा, जमने लगेगा। और जब जमने लगेगा तो मतलब इसमें तो पहले पानी रहेगा, तो जब पानी जमेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा और पाइप फट जाता है। तो ठंडी के समय में जिस पाइप में से पानी वगैरह हम लोग सप्लाई करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि वो पाइप ही फट जाता है। समझ रहे हो, आगे चलते हैं। देखो अब जरा इस पे डिस्कस करते हैं। ये थर्मोमीटर है जो तुम लोग देखे होंगे, जैसे डिग्री सेल्सियस वाला है, ये फॉरेनहाइट है, ये केल्विन वाला है। तो फॉरेनहाइट वाला देखे होंगे, जब हम लोग बुखार वगैरह नापते हैं, हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो या तो हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं ऐसे, या फिर हम लोग इसको जीभ के अंदर मुंह में रख लेते हैं थर्मामीटर के। तो उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर पता चलता है। अब ऐसा क्यों करते हैं, मुंह में रखते हैं, क्योंकि जो जीभ होता है वो थर्मो रेगुलेटर का काम करता है। हमारे बॉडी में जो जीभ होता है वो टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करता है। अगर नहीं जानते हो तो जान लो, कहीं तुमको ऐसा ना लगे कि मतलब जो जीभ हमारा होता है वो केवल स्वाद बताने के लिए होता है, अलग अलग खाने का, व्यंजन का। तो ऐसा नहीं है, ये हमारे बॉडी में टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करता है, इसको ध्यान देना। इसलिए यहाँ पे लगाया जाता है और पता चल जाता है कि कितना टेम्परेचर बढ़ा है हमारे बॉडी का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मेडिसिन वगैरह लेते हैं। आगे चलते हैं। अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है, 3 यहाँ पे थर्मोमीटर है, ये केल्विन वाला है, ये डिग्री सेल्सियस वाला है, ये फारेनहाइट वाला है। ये केल्विन है, ये डिग्री सेल्सियस है। फारेनहाइट में मैंने ये भी बता दिया कि डिग्री सेल्सियस में वैल्यू नेगेटिव में जाता है, लेकिन केल्विन में नहीं जाएगा।
ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आगे देखो, अब यहाँ पे मान लो, पहले मैं डिग्री वाला समझाता हूं। तो आज तक ये सुने होंगे कि जो वाटर का जो क्वथनांक बिंदु होता है यानी फ्रीजिंग पॉइंट होता है जिसपे पानी बर्फ में बदल जाता है पूरी तरीके से, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हम ये कहते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी पूरी तरीके से जम जाता है, तो ये 0 डिग्री मतलब क्या है, एपी का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट किसका, H2O मतलब पानी का। तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसके अलावा जो आरटीपी, अब देखो 0 डिग्री हो गया, अब यहाँ पे 100 पे चलो, 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, बीपी ऑफ वाटर, मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक कितना है, 100 है, तो 0 से 100 बनाया गया है। अब इसके बीच में आते हैं, अब इसके बीच में चलेंगे तो 25 आरटीपी का मतलब क्या है, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का जो ताप होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और एचबीटी का मतलब है बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन के बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर तुम अब इसको फारेनहाइट में देखोगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फारेनहाइट में कितना हो जाएगा, 212 हो जाएगा, केल्विन में 373 हो जाएगा। अब अगर तुम ह्यूमन बॉडी जो टेम्परेचर इसको देख रहे हो तो डिग्री में 37 है, केल्विन में 310 होगा, और फारेनहाइट में कितना होगा, 98.6 हो जाएगा। अगर तुम यहाँ पे रूम टेम्परेचर देख रहे हो तो 298 केल्विन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखोगे तो फारेनहाइट में 77 फारेनहाइट हो जाएगा। 0 डिग्री जो है ये 273.15 केल्विन हो जाएगा केल्विन में, और फारेनहाइट में 32 फारेनहाइट होगा। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। एक बार देख लो ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। चलो, ऑडियो और वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है। अब जरा देखो समझो, अब मैं तुमको कुछ फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, कुछ फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। उस फॉर्मूला को तुमको क्या करना है, ध्यान से समझना है। अब जैसे मान लो हमको पहले क्या करना है कि अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस है उसको फॉरेनहाइट में बदलना है, तो डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में बदलने का कोई तो फॉर्मूला होगा जो मैंने बता दिया कि मतलब देखो डिग्री सेल्सियस में हमारा 0 डिग्री है तो फॉरेनहाइट में 32 होगा, तो कोई तो फॉर्मूला होगा बदलने का, कि बस ऐसे ही हवा हवा में बता दिया गया। तो ध्यान से जरा समझो, तो अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है और हम उसको फारेनहाइट में बदलना चाहते हैं, तो फारेनहाइट में क्या होता है, एक 9/5 यहां पर होता है, 9/5 यहां पे होता है, इंटू डिग्री सेल्सियस होता है, इंटू डिग्री सेल्सियस होता है, ये फॉर्मूला है, प्लस 32 होता है। ये देखो ये फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला तो तुमको यही याद रखना है। तो देखो अगर हम फॉरेनहाइट में बदलना चाहते हैं किसी चीज को, तो अगर हमको डिग्री सेल्सियस का वैल्यू दिया है तो फॉर्मूले में पुट करके फॉरेनहाइट में बदल लेंगे। बताओ कर लोगे कि नहीं। अब जब एक छोटा सा डेमो देके दिखाता हूं। अब देखो डेमो क्या देना है यहाँ पे, जरा ध्यान से समझना। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर पूरी तरीके से ठोस में बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है। तो देखो कैसे बदलेंगे, फारेनहाइट हो गया, अब 9/5 हो जाएगा, इंटू डिग्री सेल्सियस में मान कितना रखेंगे, 0 डिग्री रख देंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, इधर ये जो वैल्यू है 0 हो जाएगा, तो फारेनहाइट में कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, फारेनहाइट में 32 आ जाएगा। देख लो कितना आसान है, कितना आसान है, देख लो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही चीजों को बदला जाता है, तो बदलने का यही तरीका होता है, बदलने का यही तरीका होता है। तो ये फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से हम यहाँ पे मेजर कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से बदलते हैं। अगर तुम यहाँ पे 25 रख देते 0 के जगह तो तुम्हारा 77 फारेनहाइट आ जाता। अगर तुम यहाँ पे 37 रख देते 0 के जगह, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में 37 रख देते तो तुम्हारा 98.6 फारेनहाइट आ जाता। तो इस तरीके से तुमको याद रखना है, फॉर्मूला पता रहेगा तो सारा चीज हम लोग कर लेंगे। अब 100 अगर तुम यहाँ पे रख देते तो तुम्हारा 212 फारेनहाइट आ जाता। कितना, 212 फारेनहाइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो उम्मीद है तुम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आगे चलते हैं। अब देखो ये तो पता चल गया कि डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कैसे बदलेंगे। अब ये भी सीख लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलेंगे, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलेंगे, ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखो उसको कैसे जानेंगे, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस को
कि जो केल्विन में बदलने का तरीका होता है वो होता है केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 यहां पे होता है। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम बदलना चाह रहे हैं, तो यहां पे लिखो केल्विन इज इक्वल टू 0 प्लस 273.15। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा यहां पर आ जाएगा 0, सॉरी 0 नहीं आएगा, तो यहां पर तुम्हारा आ जाएगा 273.15 केल्विन। ये क्या है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, किसमें है? केल्विन में है। अब समझे? अब तुम अगर यही रूम टेम्परेचर रख देते तो 298 केल्विन आ जाता। अगर तुम यहीं पे डिग्री सेल्सियस रख देते तो 310 आ जाता ये ह्यूमन बॉडी रूम टेम्परेचर, और अगर 100 रख देते वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 373 आ जाता। लेकिन अगर मान लो कभी वैल्यू ऐसे दे दिया हो, डिग्री में दे दिया हो, केल्विन में कन्वर्ट करना हो, तो इसके लिए क्या करोगे? डिग्री को उधर ले लो, तो क्या हो जाएगा? यहां पे डिग्री में दे दिया हो, केल्विन में निकालना हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 273.15 माइनस केल्विन। इससे भी तो कर सकते हैं, मतलब तुमको यहां पे माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो अब मैं यहां पे एक छोटा सा बात बताने जा रहा हूं, इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना, बड़े ही काम की चीज है। देखो छोटा सा चार्ट बना देता हूं ताकि तुम लोगों को भी आराम रहेगा। देखो कैसे बनाना है। यहां पर हम लोग क्या लेते हैं? सबसे पहले 3 स्केल बना लेते हैं। एक हमारा रहेगा किसका? डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट का। पहले मैं देख लूं दिख रहा है कि नहीं, वहां पे लाइटिंग वगैरह नहीं चमक रहा है, नहीं चमक रहा है, चलो हो जाएगा। अब देखो, तो डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा, फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो अब इनका जरा हम देखते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास H2O है, H2O लिक्विड, ठीक है। तो अब यहां पे सॉरी केवल H2O लिखते हैं यार, लिक्विड नहीं लिखेंगे, चल लिक्विड लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो अब H2O का डिग्री सेल्सियस में यहां पे क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कितना, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? तो यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट लिखेंगे H2O का। एफपी मतलब समझ जाना, एफपी मतलब क्या रहेगा? यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। फिर इसके बाद केल्विन में कितना होगा? केल्विन में 273.15 केल्विन होगा। देखो इतना होगा। और इसके बाद अगर तुम फ़ारेनहाइट में लिखोगे तो कितना होगा? 32 फ़ारेनहाइट। ये क्या है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। अब अगर मान लो तुम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लिखना चाह रहे हो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लिखना चाह रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट समझ लो, मतलब बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट। तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? 100 हो जाएगा। फिर हमारा केल्विन में कितना होगा? 373 हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 212 हो जाएगा। देखो तो इसको तुमको याद रखना कंपलसरी है। अब ये तो पहला इंपॉर्टेंट बात हो गया, पहला इंपॉर्टेंट बात हो गया। अब जरा दूसरा इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको समझो। अब यहां पे क्या लेते हैं? आरटीपी लेते हैं, रूम टेम्परेचर की बात करते हैं। तो रूम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 25 होता है ना, डिग्री सेल्सियस में 25 होता है। अब इसके बाद केल्विन में कितना होगा? 298 केल्विन। और फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 77 फ़ारेनहाइट होगा, यही होगा। अब तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है? ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होगा डिग्री सेल्सियस में? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में कितना होता है मैंने बता रखा है, तो केल्विन में कितना होगा? 310 होगा। और फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। तो ये तुमको डाटा यहाँ पे याद रखना है। और अगर तुम कन्वर्ट भी करना चाहते हो तो आसान तरीके से इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यही तो देखो पढ़ने का मजा है, जब सारी चीजें हमको पता हो तब। और ये कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लेता है, तो इस चार्ट को तुमको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। देखो तो क्लियर हुआ इस तरीके से। तो देखो यही पढ़ने का तरीका है।
धीरे धीरे चीजों को समझेंगे, आसान तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो अगला लेक्चर होगा पार्ट 3, उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब रासायनिक संयोजन के नियम। उसमें बहुत सारे नियम है, एक एक नियम को अलग अलग एकदम पढ़ेंगे, मतलब एक नियम को पढ़ेंगे तो उस पर जरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कैसे ये होता है, केवल थ्योरी ही नहीं पढ़ के छोड़ना है, तब जाके मजा आएगा। तो उसको भी डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।